हमारा शिक्षा सेमिनार कई बार मैं शुरुआत करता हूँ इस मुबारकबाद के साथ कि प्रबंध बहुत अच्छा था और हमारे जो इसमें भाग लेने वाले बच्चे वो बहुत बढ़िया है। इस बात की तारीफ हमारे लगभग जो विद्वान मित्र हैं उन्होंने सबने की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कहा गया यहां से कि लखनऊ में लाखों की संख्या है मगर यहां थोड़े से लोग बैठे। आप उन जो थोड़े से लोग हैं क्या समझते हैं कि आप लखनऊ के बाकी लोगों से बेहतर हैं? मानते हैं? बता दीजिए मुझे कि जो यहां उपस्थित हैं वो बाकी जनता से बेहतर हैं। कहेंगे आप अपने आप क्योंकि आप सेमिनार में हैं। मगर जितने बजे आए हैं, जितना लेट आए हैं, जितनी लापरवाही से आए हैं वो बेहतर नहीं, वो ठीक नहीं। सेमिनार जितनी आपकी टोटल शिक्षा है उससे आगे बढ़ता है। आप 5वीं का पेपर देते हैं, 8वीं का पेपर देते हैं, हाई स्कूल का पेपर देते हैं, क्लास 2 करते हैं, बीए करते हैं। जिस दिन पेपर दे के हॉल से बाहर निकलते हैं उसी वक्त सब भूल जाते। करो याद, हाई स्कूल याद है किसी को? क्लास 2 करने वालों नहीं रहते। मगर यहां से जब उठोगे इसे नहीं भूल पाओगे। उस शिक्षा से बेहतर है, उस शिक्षा के आगे जिसको कहते हैं एडवांस स्टडी। मैं शिमला में है वो, अब शिमला वहां सब नहीं जा सकते। एडवांस स्टडी यही होती है। हम ले आए हैं एक कहावत थी पहले कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाए, प्यासा कुएं के पास है। मैं भी मानता था, मगर मैंने जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि व्यावन को पढ़ा, वो कहते हैं कि अगर किसी कुएं का पानी खारा हो गया है उसे इसलिए मत रखो, उसका पानी इसलिए मत पियो कि बुजुर्गों का लगाया। समझ रहे बात? इन कहावतों को, इन मान्यताओं को तोड़ना। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी आपके घर तक बोतल पहुंचा देती है पानी की। वो इंतजार नहीं करती कि कुएं तक आप आओ। हमने भी यही किया। हमने वो एडवांस स्टडी जो थी एक एक शहर में लिया और मैंने अपने साथियों से तो कितनी बार कहा कि बस्तियों में भी चलो, मेरे साथ मैं भी जाऊंगा। बाइक पे चलें, एक रैली बनाएं, हर बस्ती में जाएं, स्पीकर लेके जाएं, हर गली के मोड़ पे एक घंटा, आधा घंटा बात करें। हर गली के, पूरी बस्ती में जितनी गली है, क्योंकि मुझे जरूरत है। एक तो होता है महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं एक तो सोया हुआ होता है और एक सोने की नकल कर रहा होता है। मेरा समाज वो है जो सोया हुआ तो नहीं है मगर सोए रहने की आदत डाल रहा है जानबूझ। काम कहो तो कहेगा समय नहीं, और ताश खेलते देखो, पार्टियों में दावतों में घंटों बैठे हुए देखो, फिर कहेंगे समय को लात मार रहे हैं। आप समय को लात थोड़ी मार रहे हैं, अपनी किस्मत को लात मार, अपनी किस्मत। तो ये सेमिनार जहां आप जितनी शिक्षा प्राप्त करते हैं ये उससे आगे लेके जाता है, आगे बढ़ाता है।
उसी में से एक लाइन हमारे साथी संत कनौज जी थोड़े गुस्से में थे। वो लखनऊ के सबसे पुराने, सबसे सीनियर साथी हैं। उन्होंने थोड़े से आक्रोश में कहा, और कहना चाहिए, जिस आदमी ने अपनी उसकी टांग का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गई हो, और पत्नी का अचानक एक और ऑपरेशन आ गया हो, और फिर मैं कहूं कि सेमिनार रद्द कर दो, वो कह रही चाहे कुछ भी हो जाए सेमिनार रद्द ही होगा, और उसको अगर आपकी कॉपरेशन ना मिले तो उसका गुस्से होना जायज जायज। अभी एक साथी का मैसेज आया मुझे मेरे बर्थडे पर ही। उसने लिखा, बड़ा विद्वान साथी हो, उसने लिखा, पहले पहरों में लिख रहा हो कि मैं आपके साथ सहमत नहीं। क्यों नहीं सहमत? क्योंकि मैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन की बात कर देता हूं। वो अपने आप को थोड़ा नास्तिक दिखाने की कोशिश करते हैं। नास्तिक होना बुरी बात नहीं है, मगर नास्तिक होना एक सफर है। कबीर भी नास्तिक थे। कबीर की बातों को पढ़ो तो कबीर नास्तिक कर रहा है। बुल्ले शाह जब कहता है कि जे रब मिलदा नात्या तोत्या तब मिलदा डडुआ बची, उसका हिंदी अनुवाद है कि अगर ईश्वर नहाने धोने से मिलता है तो हम तो एक डुबकी लगाते हैं। मछली को मिलना चाहिए, मेढक को मिलना चाहिए, पानी में ही है। जब मंदिर मस्जिद जाने से मिलता तो उन चांद चिड़ियों को, छिपकलियों को मिलना चाहिए जो वही रहती है 24 घंटे। और मैं इसमें एक लाइन और जोड़ता हूँ कई लोगों से। हमारी बस्तियों में कई बार संघर्ष हो जाता है इस बात को लेके कि रात सत्संग था, प्रसाद हमारे घर नहीं आया। तो मैं कहता हूं कि गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कई मज़ारों के बाहर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बरसों से वही हैं, रोज प्रसाद खा रहे वही का, और फिर भी भिखारी। तुम्हारे खाने से क्या हो? प्रसाद वो थोड़ी है। प्रसाद ये चीजें, ये जो दिखे, ये ज्ञान प्रसाद है जो जीवन बदल, जो जीवन बदल। तो मुझे लिख रहे हैं कि मैं कुछ चीजों से सहमत नहीं हूं, मगर आगे लिखते हैं कि जो आपके जीवन का संघर्ष है उससे मैं बहुत सहमत हूं। चलो, मुझे अच्छा लगा कि मेरी किसी चीज से सहमत है, और मैं मान के चलता हूं सहमति असहमति दोनों चीजें होती है। यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती। घर में भी होती है। माँ कहती दाल बनाएंगे, ये कहता नहीं आलू सब्जी बनेगी, दूसरा कह रहा गोभी बनेगी, और माँ बड़े आराम से सबकी सहमति बना लेती कि आज ये होगा, कल आपकी बारी आएगी। तो सहमति असहमति होती है। जो बात उन्होंने कही कि मैं आपके इसलिए आपसे सहमत नहीं हूं कि आप धार्मिक हैं, ये बात योगेंद्र यादव जी ने भी कही। जब पहली बार आए, मैं उनको लेके आया जबरी, अमृतसर वाल्मीकि तीर्थ लेके गया, वहां से लौटे तो ग्वाल मंडी में मैंने कहा जी मैंने आपके कुछ सवालों का जवाब प्रैक्टिकल दिया है। तो कहा आए तो है, कर दीजिए। मैं उनको वाल्मीकि अनंत में ले गया, अपनी भजन पार्टी को बुलाया, मैंने कहा भजन दो। अब वो सहमत नहीं होते, मुझे कहते हैं, वो कह रहे मेरी मिसेज करती है, क्योंकि बंगाल से पूजा पाठ करती, मैं रोकता नहीं मगर सहमत नहीं। तो मैंने कहा आज आप हमारे भजन सुनिए और फिर मुझे बताइएगा इसमें कोई करेक्शन होगी, अगर मुझे भी समझ में आएगी मैं मान लूंगा। तो जब उन्होंने भजन सुना कि बेटी पर आना जरूरी है, यही लाइनें जो आपने पढ़ी, ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन लिखी हुई बात। इसमें एक लाइन और है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ये बातें धर्म से ली है, धर्म से ली है। यही बात गुरु नानक देव जी ने भी कही कि सो क्यों मंदा आखिए जिन जन्मे राजा,
कि जो राजा को और महापुरुषों को पैदा करती उसको बुरा कैसे कहा जा सकता। तो मैंने कहा मेरा धर्म वो है जो जड़ता में नहीं है। खुद कहते हैं परमात्मा कि अगर गलत लगता छोड़ दो, कुआं खारा होगा तो छोड़ दो, मगर उसका धर्म में हम जो एक ह्यूमैनिटी है, मानवता है, दया है, करुणा है, मेरा वो धर्म है। और उसकी जो बात संत पावर यहां कह रहे थे कनौज जी कि पे बैक टू द सोसाइटी, ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, 2012 की बात है। पांडे जी मौजूद थे जी। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रोफेसर ललन जी आए हुए थे, फिरोजपुर से अंकुश शर्मा जी आए हुए थे, और करीब करीब शायद 20-25 बच्चे स्टूडेंट्स भी आए थे, ब्राह्मण और जाट समाज। और उस वक्त हमारे 2 बच्चे मंच पे आए लखनऊ में। 2 बच्चे आए मंच पे और मेरे से ऊंचा कद है उसका संदीप। और जब माइक पे आए तो एक लाइन खाली बोलने के बाद वो जो आदत में कही जाती है, उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आंसू, मेरे से ऊपर करते, जवान बच्चा रो रहा था। और जब पूछा गया, आप में से सारे गवाह हैं शायद बहुत सारे, पूछा गया क्या हुआ, वो कह रहा कि मैंने +2 किया मेडिकल से 90% नंबरों के साथ, 98 90। बहन बैठी उसके 92% नंबरों के साथ। मगर पिता मेरे हॉल का शॉपिंग मॉल का गेट खोलते हैं, 4000 रुपया मिलता है, और डॉक्टर कैसे बनते। मैं अपनी सीट से उठा, अपना ATM कार्ड मैंने दिया धीरज जी को, मैंने कहा अभी ले जाओ, पहले बैलेंस देखना कितना है, फिर मुझे बताना निकालना कितना है। उन्होंने कहा ये 22,000, यही कहा था, अरे 22,000, मेरे उस फकीर के लिए 22,000 भी ज्यादा है। मैंने कहा 20 निकाल दो, दो शुरू। उसी मंच पे बच्चों को कहा कि ये पकड़िए, ये वैसे ही दे रहे हैं, शुरुआत करो, ये नहीं कि यही सारा है, आगे जो करना है वो हम करेंगे, जो करना हम करेंगे। लखनऊ के लोग बैठे गवाह, और पैसा कौन सा था, अधर्म की बात हो रही, मेरे पास पैसा कौन सा था। जो लोग अदब में ऐसे मत्था टेक देते हैं, ये 10 रुपये रख लीजिए, ये 100 रुपया रख लीजिए, मेरे बाप की तो कोई फैक्ट्री नहीं, इसी कौम में पैदा हुआ हूं, उसी भुखमरी को देखा है, अभावों को देखा है, गिलास में दूध लाते हुए देखा है, सारी वो सब चीजें झेली हैं, और पैसा भी आपका ही था। फिर आकाश पे उनकी कोचिंग करवाई गई, जितना खर्चा था हमने भेजा। और ये खड़े जीके जी जो वीडियो बना रहे हैं, मुझे फोन आया इनका सुबह 9:30 बजे, कह रहे जी आज उनका एडमिशन कराना है बच्चों का मेडिकल कॉलेज में। उन बच्चों ने भी लाज रखी, हमारी उस पैसे की लाज रखी उन्होंने। पता उनका रैंक क्या था यूपी में, एक का 10th, एक का 7th, उन्होंने भी लाज रखी। लंगड़े घोड़े पे भी दाव नहीं लगाना चाहिए। वो जो काफी पैसे बांटते हैं मोहल्लों में, वो लंगड़े घोड़ों पे को बांटते, कुछ नहीं, ज्ञान बांटो। मुझे फोन आया कि हम जा रहे हैं एडमिशन कराने, 3.5 लाख रुपया भरना, यही था। मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए, बैंक खुल जाएगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। 10.25 हमने होने दिए, 3.5 लाख रुपया ट्रांसफर करा। और कहाँ का पैसा था, धर्म का ही, लोगों का ही आया हुआ। हाँ, उसको मैं हजम कर जाऊं, फिर धर्म बुरा, फिर बुराई को सर। तो हमने इस जगह से बहुत सारे काम किए, बहुत कीर्तिमान स्थापित किए। अब बच्चों की, लखनऊ के बच्चों की डॉक्टर बनने में,
सीए बनने में एक होड़ लगी थी, वो यही इसी मंच से हुआ है, इसी मंच पे। वो जब 2 बच्चे डॉक्टर बन के आए तो उनको देख के पता नहीं कितने प्रेरित हो गए कि हम बनेंगे और बन रहे हैं। एक बेटी यहाँ आई, रश्मि सीए बन के, आप लोगों को पता होगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ 2 मेहमान बाहर से। उस बच्ची को वो किसी कोचिंग जो देते हैं सीए की, उस एकेडमी में गई कि मुझे करना है, और जैसे उसको पूछा अच्छा नाम, पिता का नाम, रहते कहाँ हो, वो कहते हैं ना कि अब कास्टिज्म नहीं है। उस एकेडमी वाले ने कहा कि आपके बस का नहीं, ये सीए आप लोगों का नहीं। मगर वो बेटी बाहर आई, रोई जरूर होगी। उसने मुझे बताया कि पिता के स्कूटर के पीछे बैठे बैठे पिता और मैंने दोनों ने संकल्प ले लिया कि सीए बन के दिखाना है। और वो सीए की बनी, लखनऊ की टॉपर सीए बनी। तो लड़ना संघर्ष हमारा रहेगा, हर जगह रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर इतनी डिग्री लेने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, लोग तो 3rd क्लास बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर तो पहली पीएचडी इकोनॉमिक्स में करते, पहली पीएचडी, और बेबाकी के साथ कहाँ कर रहे हैं पहला, वो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और यहां राज किसका था? सो ब्रिटिश का, 1917 की बात, उन्हीं का राज, इकोनॉमिक्स के ऊपर पीएचडी, और उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना उनकी पीएचडी में, पहले थीसिस में, जो उनके टीचर ने रिफ्यूज किया। वो कह रहे इसमें सरकार की नीतियों की बड़ी आलोचना है, पास कैसे करूं, अगर पास करूंगा तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि सरकार गलत है। सरकार की नीतियों की आलोचना, ये नोट के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का था। आलोचना क्यों थी? आलोचना इसलिए थी कि जैसे यहां एक बात आई, हमारे साथी चले गए, कौशल की। ये कौशल गुमराह कर दिया का एक प्रोग्राम, बीटेक कौशल भी पैदा कर रहा था। बताइए मुझे, जो बीटेक की डिग्री थी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उससे कौशल पैदा नहीं हो रहा था। वो कौशल क्योंकि इंजीनियर बना देता था, बीटेक एमटेक किया, आगे जाके पीएचडी कर दिया। अब कौशल क्या कि यहां की ठोकरा सीख लो, दीवारें पोतना सीख लो, यानी वहीं आ जाओ जहां आप थे, वापस वहीं आ जाओ। वो जो हमारे प्रधानमंत्री बड़ी अच्छी स्पीच करते ओजस्वी हैं, है ना, और थोड़े से पता नहीं वो भी हैं कि अलग सी दुनिया से आए हुए, वो कहते हैं, है ना, वो स्पीच में कहते हैं कि समोसे बेच लो बीटेक करने के, और उसमें भी कोई स्प्रिंग डालना पड़ेगा ना समोसे में। बीटेक तो टेक्निकल है। इन चीजों को समझिए। हम बात कर रहे थे कल कि सरकार की नीतियां बेवकूफ बनाती हैं। औरतों को सिखाते हैं 5 किलो अनाज मिलेगा, बच्चों को सिखाया जा रहा स्कूल में खिचड़ी मिलेगी, मुफ्त खाना दोपहर का मिलेगा। भाई ये मत दो, ये तो भिखारी बना रहे। हमें शिक्षा के केंद्र से केवल शिक्षा दो। मैं नर्सिंग होम में जाऊं और मुझे वो कहेंगे यहाँ लेट जाओ, टीवी लगाते बड़ी अच्छी फिल्म दिखाएंगे, मुझे वो थोड़ी चाहिए, फिल्म थोड़ी देखनी है, मुझे इलाज चाहिए वहां हॉस्पिटल में। तो स्कूल में तो ज्ञान चाहिए, वो शिक्षा चाहिए। एक तरफ रोज सैकड़ों स्कूल देश के बंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। सैकड़ों स्कूल बंद करके फिर कह रहे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया की यूनिवर्सिटीज का जो रैंकिंग है वो 150 से भी नीचे है, 300 से नीचे।
यानी टॉप 10 में कोई नहीं, टॉप 100 में कोई नहीं, टॉप 200 में कोई नहीं, 300 से नीचे इंडिया की यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड है। और फिर क्या कह रहे हैं हम नौकरियों की? नौकरियों में एक नया नियम आ गया, आपके सर्टिफिकेट, आपके नंबर जो आप कह रहे हैं मैंने इतने नंबर लिए, सब देखने के बाद कहेंगे अब एंट्रेंस टेस्ट दे। आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया, पास कर लिया, अब एक नया आ गया, नया शब्द, नॉट सूटेबल। भाई नॉट सूटेबल क्या हुआ? हमने तो देश में ये भी बनाया था कि जो आदमी मान लो उसे आंख से कम दिखाई देता, वो चश्मा लगा के आएगा तब भी सूटेबल है, उसके नंबर पूरे होंगे, उसमें काम करने की योग्यता होनी चाहिए। नॉट सूटेबल क्या हुआ? तरीका आपको निकाल देगा। हरियाणा में ये अभी लेटेस्ट हुआ, 900 वैकेंसी में से 6 आदमी रखे गए, 6, और कहे आप सूटेबल नहीं। इसका मतलब अगर बच्चा सूटेबल नहीं है तो आपके स्कूल, आपकी शिक्षा नीति, आपके सारे टीचर वो गलत है, बच्चा गलत नहीं। आपने उसे सूटेबल बनाया नहीं। इन नीतियों को समझने की कोशिश कीजिए। वो जो नियम रखा कि 8वीं तक फेल नहीं करना, गरीब आदमी बड़ा खुश कि 8वीं तक फेल नहीं करेंगे। उसका दूसरा अर्थ कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगा। जब फेल ही नहीं करना तो उसको पढ़ाना ही क्यों है? अगली क्लास में तो बैठ ही जाएगा, और जब 8वीं के बाद 9th पे जाएगा फिर वहां टेस्ट होता है। टेस्ट वाले लेने वाले कहते हैं कि इसको तो ये 5वीं क्लास में भी नहीं रख सकते, इसको 3री में भी नहीं रख सकते। अब इतना बड़ा बच्चा कहां जाएगा बैग में? फिर वो वापस सड़कों पे घूमेगा। तो ये शिक्षा नीति, मैंने कहा था अभी आते कि जो आप पढ़ते हैं ये सेमिनार आपको उसके आगे की पढ़ाई करता है, आगे की एडवांस बात बताता है कि आप हमें आगे क्या करना है, आगे कहां जाना है। तो वो जो आगे जाने की एडवांस पढ़ाई है उसी में एक और बात समझ। यहां कुछ बच्चों ने आके कहा, कुछ नहीं, सपना शायद बहुत सारों का होगा, और हमारे जो मेहमान आए हैं हैदराबाद से, अफरोज सर, उन्होंने तो IAS करने के बाद छोड़ दिया। बड़ी बात, चलो नहीं, वो नहीं कि हमने सर्वे करना, वो उनकी इच्छा थी टीचर बनना, आपकी इच्छा IPS बनना हो सकती है, IAS बनना हो सकती है। तो उसमें मैं एक बात जो देख रहा हूं, जो पहला पेपर है उसको ज्यादा वो बच्चे पास करते हैं जो प्री है, जिनका मैथ फिजिक्स सबसे बेटर है, वो पहला पेपर को पास करते। साइंस ग्रुप वाले और मैथ, आर्ट्स वाले उसे नहीं पास करते। नई शिक्षा नीति में एक चीज शायद जुड़ी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुनने के बाद कोई भी कुछ भी, चाहे आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले, मैथ को एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको हर किसी को मैथ जोड़ देना चाहिए, वो चाहे छोटा पेपर दो बैंक का, चाहे IAS का पेपर दो। ये अगर आपके पास होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा, AI की बात हो रही है, मगर AI इंसान नहीं, समझ लीजिए। जो मर्जी हो जाए, ऑफिसर के साइन AI पे नहीं होते, कागज पे होते, हार्ड कॉपी पे साइन होते जो ऑर्डर होती है, वो रहेगी। ये AI पहले तो मोबाइल ने, लैपटॉप ने आप हमारे बच्चों को इस लायक बना दिया कि अभी जो थोड़े और सालों बाद जनरेशन आएगी वो हिंदी में लिख ही नहीं पाएंगे, इंग्लिश में लिख ही नहीं पाएंगे, हाथ ही नहीं चलेगा। वो कहेगा मैं अब टाइप नहीं कर सकता, उसका ए लिखना मुश्किल हो जाएगा, भी ए बनाऊं कैसे। वो मुझे चुटकुला याद आ रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। एक लड़की
केमिस्ट की दुकान पे जाके खड़ी है, हाथ में पर्चा। अब देख रही है, अब ये दो लोग खड़े खड़े ये चले जाए, फिर मैं अपना पर्चा दिखा दूं। वो दो चले गए, पीछे से और आ गया, फिर सोच रही ये पहले दवाई ले ले, फिर मैं अपना पर्चा दिखा दूं। तो केमिस्ट जो था थोड़ा बुजुर्ग आदमी था, वो कह रहे बेटे आगे आओ, दिक्कत क्या है? वो कह रहे जी इनके आगे पहले इनको दे दो, मैं बाद में दिखा दूंगी। वो कह रहे नहीं दवाई तो जल्दी जरूरत होती। कह रही दवाई नहीं है, मेरा जहाँ रिश्ता हुआ वो डॉक्टर है, उसकी लेटर है, ये पढ़ नहीं पाता, केमिस्ट ही पढ़ पाता है। ये से केमिस्ट पढ़ सकता है, सब उनकी भाषा डॉक्टर। तो उससे भी बुरी जनरेशन है। हाथ से लिखना, हाथ से काम करना, ये कंप्यूटर इन चीजों पे डिपेंड ना करें। क्यों? भारत के डॉक्टर, भारत की नर्सें, चाहे टोटल मेडिकल जितना भी, पैरामेडिकल जितना स्टाफ, अमेरिका और यूरोप के सारे देशों में सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है। अब मैं जो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करो ज्यादा, इस पे निर्भर ना होना होगा। जो कहते हैं वो कि भारत का डॉक्टर आए, भारत की नर्स आए, क्योंकि उन देशों में कई वो बीमारियां नहीं है जिसकी प्रैक्टिस यहां होती है। सारी चीजों की प्रैक्टिस भारत का बच्चा करके जाता है। एक दूसरी, चलो उनकी अपनी पर्सनल बातें, उनके यहाँ दो तरह की क्लास हो गई है। एक तो वो जो अपने आप को राज परिवार और शाही मानते, कुलीन वर्ग मानते अपने आप को, और एक वो जो कहते कि सरकार का वो आएगा पैसा, एक बच्चे के साथ ही स्कॉलरशिप जुड़ जाता। मैं यूरोप में मैंने कई जगह देखा ऐसे ही, एक बेटी है, उम्र है उसकी 25 साल तक, 3 बच्चे लिए जा रहे हैं, 4 बच्चे लिए जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि हमारे भारत में तो ये बेवकूफी थी, अब हट गई है, और ये 3-4 बच्चे क्यों लिए जा रही है? तो मैंने वहां पूछा उनसे, लोगों से भी, ये क्या तरीका है कि ये आया है कोई किसी और का बच्चा लिए जा रही है? वो कह रहे नहीं जी इसी के है, यहाँ ये है कि एक बच्चा होने पे 1000 यूरो मिलता है। 1000 यूरो यानी 80,000 भारत का। तो जिसके 4 बच्चे हुए कितना मिल गया? 8 चौका 32, 3,20,000 से मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वहां नालायक लोग पैदा हो रहे हैं, भारत में लायक लोग पैदा हो रहे हैं। और ये कौन होता है? जो अभावों में होता है, वो संघर्ष करता है। और हमें सबसे ज्यादा संघर्ष करना चाहिए, हम सबसे ज्यादा अभावों में। अभी एक रिजल्ट आया आईएएस का, उसको भी उसकी भी स्टडी कर रही। आईएएस का रिजल्ट आया, मुझे कई लोगों के फोन आए, वैद साहब का फोन भी आया कि पूरे भारत में 3 बच्चे भी हमारे नहीं आए। चलो वो एक समस्या थी, मैंने एक तरफ रख दिया, बीच में सोचे। मगर दूसरी एक लिस्ट आई कि उसमें कोई 47 या और थोड़ी बहुत रेशो इधर उधर हो सकती है कि यादव आईएएस बने। मैंने उसके ऊपर स्टडी की कि ये कैसे बने। पता क्यों बने? क्योंकि पिछले 15 साल से यूपी और बिहार में यादवों की सरकार है। अगर उनकी सरकार होती तो आईएएस नहीं बनते, गाड़ियों पे लिखा होता चेयरमैन, ब्लॉक अध्यक्ष, ये प्रधान, नंबरदार, वो यही बनते। जब लगा उनको कि ये रास्ता बंद हो गया तो वो दूसरे रास्ते की तरफ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी कौम में बड़ी आदत पड़ी हुई है, सपा आ जाए तो उसके बोर्ड लगाए घूमेंगे, भाजपा आ जाए तो उसके बोर्ड इनके घरों पे लगे होते हैं। मुरादाबाद के पास है ठाकुर द्वारा, मैं वहां गया, सत्संग था, तो मुझे पहले कह रहे कि घर में चाय पीनी है, जब तक लोग बैठ जाएंगे फिर आप आ जाना। चाय के बहाने मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे कि आपने बोलना है, मुझे बताया जाता। तो क्या इंस्ट्रक्शन हुई कि आप जो है ना, ये हमारे जो प्रधान सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन, इनके खिलाफ आप बहुत बोलते रीडो, तो ये ना बोलिएगा। तो मैं कहा नहीं बोलते। मगर जब लेके गए मुझे, मैं पूरी गली में जा रहा हूं, किसी के घर के आगे लिखा हुआ ऑल इंडिया चेयरमैन,
अध्यक्ष ऑल इंडिया, सेक्रेटरी ऑल इंडिया। यहाँ इतने बड़े बड़े आदमी रहते हैं, मैं बड़ी गलत जगह आ गया हूँ। सारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, आपके यहां भी होंगे। पड़ोसी जानता ना हो, बीवी की वोट ना मिले, मगर अध्यक्ष ऑल इंडिया। मैंने बात ही कहीं से शुरू, मैं कभी आज मेरा ऐसा मन हो रहा है आपके ठाकुर द्वारा को लेकर कि मैं भी एक नेम प्लेट बनाऊं और लिखूं कि अध्यक्ष विश्व, पूरा दुनिया। और मैं छोटे में ब्रेक क्यों लगाऊं? मैं कहा नहीं यार, ये भी छोटा हो जाएगा, मैं यूनिवर्सल क्यों ना लिखूं, सारे ग्रह आ जाएंगे बीच में। मगर मैंने कहा सच बताओ, सच सच ये बताओ कि चलो चलते हैं बाहर सड़क पे, बस्ती के बाहर, जहां आके रिक्शा रुकता है, जहां आके बस रुकती है, वहां चलते हैं बाहर और खड़े हो जाते हैं 40-50 लोग, और दूर एक दो आदमियों को भेजेंगे दूसरे, जहां दूसरी बस्ती के लोग, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई, और हम 30-40 खड़े रहेंगे, उनको वहां से कहेंगे वो कौन खड़े हैं, क्या जवाब आएगा? यहां से बोलो शोर, बोल दो जी, आएगा जवाब कि ऑल इंडिया के चेयरमैन खड़े हैं। जवाब आएगा वो भंगी पागल हुए खड़े, यही जवाब आएगा ना। और मैंने कहा यही नेम प्लेटें अगर बदल जाए, अभी कह रहे थे आप लोग कि केवल वाल्मीकि होना नहीं, उसके साथ डिग्री होना जरूरी है। और ये हम कहते हैं कि वाल्मीकि कहलाने का हक उसे है जिसके पास ये कलम डिग्री है, क्योंकि उनके हाथ में कलम है, नहीं तो वाल्मीकि कहलाने का अधिकार नहीं। तो डिग्री होनी चाहिए। मैंने कहा इसी मोहल्ले में 2-3 एसपी हो, 10 प्रोफेसर हो, कोई एक आध बीसीबी हो, एक आध कोई आईएएस अफसर भी हो। और अभी तो मैं कार में आया हूं, मैं पैदल भी आ जाऊं ना, तो किसी दुकान वाले से पूछूं कि भाई यहाँ हमारी बस्ती है, मुझे यहाँ तक छोड़ने आएगा वो कहेगा अभी वो बस्ती अच्छा जहाँ 4-5 एसपी रहते, पता नहीं किसका रिश्तेदार है, पता नहीं डीएम का रिश्तेदार है, वो मुझे यहाँ छोड़ने आएगा। और अगर मैं 1 करोड़ की गाड़ी भी ले लूं और उसमें बैठ के आज पूछूं कि वाल्मीकि बस्ती किधर है, उसका जवाब देते उसका मुंह का रंग ही बदल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा उसे, वो 1 करोड़ की गाड़ी नहीं देखेगा, वो वाल्मीकि शब्द से चढ़ जाएगा। तो हमें ये बदलाव रहा है। हमारे सत्संगों में भी यही बात हुई अभी जो मैंने कही कि वाल्मीकि कहलाने का अधिकार किसे है। नारे तो लगते हैं ना, गर्व से कहो वाल्मीकि ने, गर्व होगा कैसे? नारों से थोड़ी होगा, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं उससे गर्व बनता है। अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे तो गर्व नहीं। और जहां तक मेहनत की बात है, मेरी कौम से ज्यादा मेहनती कोई कौम है? कोई नहीं। क्या कहा जाता, खून पसीने की कमाई, पूरे लोगों की कमाई पसीने की है, मेरी कौम की तो खून की भी है। कई बार सीवर में जिंदा उतरते, बाहर जिंदा आते, कई जगह तो सीढ़ी भी बनी है, एक ही बार में 3 लोग, एक को बचाने गया, एक को बचाने गया, 3 लोग इकट्ठे पड़े। शायद पूना की घटना है, 7 लोग इकट्ठे पड़े। वो खून की कमाई, इतनी महंगी कमाई, और उसको खर्च करने का तरीका भी तो बहुत सख्त होना चाहिए ना, कि इतनी मुश्किल का पैसा है और वो कहां बहाया जा रहा। मैं रात परसों वाली रात जो थी मेरी निराला नगर में, 40 रिटायरमेंट की पार्टी है, मेरी खिड़की के शीशे बज रहे, 2 पार्टी हो रही, इतना डीजे बज रहा। मैं कभी रिटायरमेंट हुई है, हमने एक आरटीआई डाली थी जलंधर में, पंजाब कि सीवर मैनों की हमें वो लिस्ट दो कि जो रिटायर हुए हैं जब से नगर निगम बना,
पता पूरी लिस्ट क्या आई थी? 3 आदमी रिटायर हुए, बाकी उससे पहले बने बीमारियों से। अब वो रिटायरमेंट का पैसा उसको ऐसे उड़ा दिया जाए। मैं कोटा बूंदी गया राजस्थान, मंच से तारीफ हो रही मेरे सामने, कह रही ये हमारे वो बड़े पहलवान हैं, बड़े सूरमा हैं, जब ये रिटायर हुए तो इनके लड़के बड़े अच्छे, उनके कारोबार सेट थे पहले से। तो उन्होंने क्या किया कि 7 दिन तक पूरी कौम को बिठा के खिलाया, जब तक रिटायरमेंट की सारे पैसे खत्म नहीं हुए। अब मुझे बोलना पड़ा अगला शब्द, मैंने कहा इसने 7 दिन तक अपने 40 साल की कमाई खिलाई, 1 हफ्ता और कौन नहीं जाके खा लेगी। उठा लो, परिणाम उठाओ उसका। भाई अगर तुम्हें इतना ही है कि मेरे बच्चों के पास है तो तुम कोचिंग सेंटर खुलवा दो, बनवाओ एक छात्रावास। कोटा बच्चे पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन का एक सेंटर है वो, आप एक छात्रावास खोल दो, हमारा बच्चा वहां फ्री रह सके खिलाने पे। और हम सारे भी वही हैं, हम सब वही हैं। मुझे बहुओं का फोन आता है, शाम को क्या खाओगे? मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल यही होता है कि शाम को क्या खाओ, क्योंकि मैंने कभी लिस्ट बनाई नहीं भी क्या खाना है। और कभी ख्याल आ जाए तो संत बाबा से कह देता हूं कि 56 भोग पे टिक्की खानी। वो भी बता रहा हूं, अपनी कमी भी बता देता हूं। इन चीजों पे नहीं हमें शहीद होना चाहिए, नोट बचा के रखना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके ऊपर काम किया। पहले सारे बैंक प्राइवेट थे, सारे बैंक सूदखोरों के थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1934 में जो कमीशन आया भारत की अर्थनीति को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर की इसके ऊपर किताब भी है, पैसे की समस्या रुपए की, इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था 1934, वही ड्राफ्ट जो आज रिजर्व बैंक है उसी ड्राफ्ट पे बना है। उसी ड्राफ्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल संविधान नहीं लिखा, रिजर्व बैंक की पूरी संरचना बाबा साहब अम्बेडकर ने की कि एक बैंक ऐसा होगा जो इन सूदखोरों को कंट्रोल करे। ये पैसा किसे देते हैं, किसे नहीं देते हैं, उस पर नजर रखेगा और नीतियां भी तय करेगा भी देना है सूदखोर को, देना है इंडस्ट्रियलिस्ट को, देना है तो क्या इंटरेस्ट होगा, अगर गरीब को देना है तो क्या इंटरेस्ट होगा, अगर उसको बाइक के लिए देना तो क्या इंटरेस्ट होगा, अगर होम के लिए देना, घर के लिए देना तो क्या इंटरेस्ट होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई ये नोट है। और वोट का तो आपको पता ही नहीं कैसे। वोट तो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद मिला। हमारा वोट नहीं होता था, वोट होता था भूपतियों का, जमींदारों का, जिसके पास जमीन हो। तो आप अपनी बस्ती आदमी जाके देख लो, घर आपके हैं मगर वो जमीन आपके नाम नहीं। पता नहीं आप कितने एमएलओ को, कितने एमपीओ को कह चुके हैं आप कि ये हमारे नाम करवा दो, मगर अभी भी नहीं। पूरे भारत में ही है, पूरे भारत में ये समस्या है। तो वोट हमारा कैसे होता? हम तो भूपति थे ही। बाबा साहब अम्बेडकर बने और फिर एक कमेटी बनी सरसूरा आपके हरियाणा, वो कमेटी बनी। वो करे जी वोट के लिए जमानत चाहिए, जैसे घर के कागज कोई चीज तो दिखाओ। अब घर का कागज किसके पास, जैसे आता हुआ वैसा ही आता है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने कहा घर इनका नहीं है, कोई बात नहीं, मगर घर की दीवारें, उसकी छत तो इनकी है ना, वो तो इन्होंने बनाई है, उसकी कीमत डालो 50 रुपए, उसके अगेंस्ट वोट बनाओ।
इतना लड़े हैं बाबा साहब, हर जगह हर कदम पे लड़े। और आज हम वोट किस आधार पे देते हैं? कभी हम आपने वोट मांगने आए को कहा कि हमें बताओ 10 साल में कितने नए कॉलेज बनेंगे? पूछा आपने? हमारे बच्चों में, बस्ती के बच्चों को खड़े कर लो जो पढ़े लिखे हैं, बिल में कितनों को नौकरी मिलेगी? इस आधार पे देते ही नहीं। मेरा ताया, मेरा चाचा जिस पार्टी से जुड़ा है, सारे ऊपर खड़े हो दो, भीड़ होगी। भीड़ है हम, जिधर एक जाएगा सारे जाएंगे। सवाल ही नहीं कर रहे, सवाल करना सीखो। नोट और वोट आसान चीज नहीं है, ये आपका नहीं, आपके बच्चों का फ्यूचर बेहतर है। मैंने कहा था एक बार कि एक गलत शादी की हुई ठीक हो सकती है, वो एक परिवार की समस्या है। एक परिवार की समस्या होगी वो कि पति पत्नी में बनी नहीं बनी, एक परिवार की समस्या। मगर जब आप वोट डालते हैं तो पूरी कौम की समस्या होती है, पूरी कौम की किस्मत आप दूसरों के हाथ में दे देते, दूसरों के हाथ में। और वो फिर फैसला क्या करते हैं कि जी सरकारी स्कूल बंद होते जाएंगे, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों की तरफ आते जाओ, और एक दिन प्राइवेट स्कूल कहेंगे कि आपकी तनख्वाह से ज्यादा फीस मांगेंगे। और हो गई है। सरकारी स्कूलों में सिर्फ खुद सरकार ने कर दी। एक तरफ कह रही हम गरीबों का सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ 4 लाख की फीस 20 लाख में बदल दी। सारी यूनिवर्सिटी में की है सरकारी। अब 20 लाख का अगर हिसाब लगाओ तो मेरे ख्याल से जो क्लास 1 ऑफिसर है 20 लाख तो सालाना शायद वो भी नहीं निकाल पाएगा एक नंबर, और फीस जमा होगी तो एक नंबर ही गिनी जाएगी ना। अब ये कौन सी नीतियां है? आप वोट डालते हुए हमें ये सारी बातें तय नहीं कर, उस वक्त जहन में नहीं, उस वक्त याद किया करो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे, तो उन 4 बच्चों ने कुर्बानी दी अपनी, उनकी पत्नी ने कुर्बानी दी अपनी, खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इलाज के लिए दाखिल ही हुए हॉस्पिटल में हमारे लिए लड़ते रहे। उस वक्त ये याद किया कि वोट जब बटन दबाना तो सोच के दबाना है कि 5 सालों में हुआ क्या है। नारे नहीं चुनने हैं। गौ माता से क्या करना है? गौ माता तार से टकराती है, पूरी फैमिली मारी जाती है, फिर भी फैमिली गलत, गौ माता की भी ये केस क्यों नहीं बनता? भी जिसने गौ माता का दूध पी के सड़क पे छोड़ दिया, केस पहले उस पर क्यों नहीं बनता? अभी तक ये कानून आया? कानून तो ये आना चाहिए ना, कुत्ते के लिए आ गया ना कि आप कुत्ता रखोगे तो अगर वो काटेगा तो आप जिम्मेवार। गाय के लिए कानून क्यों नहीं आया कि अगर आपकी गाय किसी से टकराएगी तो आप जिम्मेवार? नहीं आया ना, और हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। समझ ही नहीं रहे हम क्या कैसे जी रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या चाहा था? उन्होंने सिर्फ 3 चीजें चाही, शिक्षित हो जाना। और शिक्षा क्या है? मैंने अभी सारी शिक्षा खत्म कर दी। मैंने कहा ना सब भूल जाते हैं। शिक्षा सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी चीज सिखाती है, सवाल करना। अहम जो उसका बुनियादी है, याद करो टीचर हमें एक कविता सिखाता ना पहली तीसरी चौथी क्लास में, एक कहानी सुनाते हैं, फिर उसी कहानी में से सवाल हमें पेपर में, सवाल आ गया। शिक्षा सवाल करना सीखती। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि व्यावरण का जो बड़ा ग्रंथ था पहला योग सृष्टि, वो सारे सवाल और जवाब, पूरे सवाल और जवाब, सवाल करना सिखाती। हम सवाल नहीं करते। सवाल करना सीखो शिक्षा से, अगर आगे बढ़ना। हमने ये मंच इसलिए भी बनाया, बच्चों से जोड़ा कि बच्चे आए, अपनी बात कहने की हिम्मत बनानी शुरू कर। हमने एक बच्चे को नहीं टोका, आप सुन रहे थे, किसी को नहीं टोका कि टाइटल तो ये आप क्या बोल रहे हैं, किसी को नहीं टोका। हम चाह रहे कि बोलो, बोलना सीखो, पहले यही हिम्मत करा कर, सब्जेक्ट पे भी आ जाएगा। इतने माहिर भी हो जाएंगे बाद में धीरे धीरे कि सब्जेक्ट पे कैसे बोलना। पहले तो यहां खड़ा होना सीखो,
और बच्चे बोल के गए। आज मैंने जब सुना बच्चों को, एक बेटी यहां आई, निधि, और एक आई रिया। दोनों की कहानी में अंतर है। समाज में सारा कुछ होता है। एक बेटी ने कहा कि हम दो बहनें जब पैदा हो गई तो बाप हमें छोड़ के चला गया, इसलिए कि लड़की ये पैदा हो। मूर्ख होगा, उसे यही नहीं पता कि मेडिकल साइंस कहती है कि लड़का लड़की होने में मां की गलती नहीं होती, पिता की गलती होती, उसमें कमी होती है, छोड़ के चला गया। मगर दूसरी बेटी ने बात बताई, देखो समाज सारी तरह, उसने क्या बताया कि मेरी माँ कभी कभी उसको दिमाग से, कभी कभी याददाश्त से उसको फर्क पड़ता है, तो मेरे पिता ने उसे भी छेड़ा और हमारे ऊपर ध्यान दिया कि आप अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ना। एक वो भी। तो बेटे ये मैं दोनों बातें इसलिए जोड़ी कि समाज में, घर में सब तरह के लोग, सब तरह के। वंशिका जो कह रही थी कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो रिश्तेदार आने शुरू हो गए घर, कि लड़की को पढ़ाए जा रहे हो, हम रिश्ता ढूंढ के लाएंगे। ये घटना मुझे जलंधर में हुई थी। जलंधर में एक बेटी बोल रही कि मेरी ताई रोज आ जाती, बड़ी माँ रोज आ जाती, मेरी माँ के पास पहले बैठती है, पहले हाय हेलो होती है, फिर मोहल्ले की दो चार चुगलियां होती हैं, फिर चाय का कप आ जाता है, फिर उठते वक्त धीरे से कान में एक बात फूंक के चली जाती कि लड़की देख कैसी हो रही है, दादा देख कहाँ जा रहा है ना, शादी का। वो बोल रही थी, मैंने बीच में टोक दिया वहां से बैठे। मैंने कहा बेटे तुम्हें ये समझ में आ रहा कि ताई क्यों ऐसे कहती है? कह रही बिल्कुल समझ में आ रहा, पूरी तरह से समझ में आ रहा, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं पड़ा। अब वो नहीं चाहती कि इस परिवार में कोई इतना बड़ा लिखा हो जाए, मगर यहां एक खूबसूरती आ जाए। दो बच्चे यहां आए बोलने के लिए, मुझे नाम तो याद नहीं, तुषार आपके यहां से विकास और दिव्यांश। उन बच्चों ने क्या कहा? वो कह रहे पढ़ने में हम कमजोर थे जब अपने घर में थे, मगर मां चाहती थी कि पढ़ो, खूब पढ़ो, माहौल नहीं बन पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, संत कनौज जी के परिवार ने उस बच्चों को अपने पास बुला लिया। अब इस घर में पढ़ाई का माहौल था। ये बैठे हैं सर, हमारे तुषार के बारे में बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में सारे टीचरों का फेवरेट है। अब ऐसे बच्चे के घर में आ जाए और जिसमें वंशिका पढ़ने के लिए कभी फिरोजपुर जा रही है, कभी चंडीगढ़ जा रही है, और अकेले वहां से सफर करती है लखनऊ तक, उस घर में बच्चे आ जाएंगे तो क्या माहौल बनेगा? आज वो बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ाई में हम रिकॉर्ड कायम करेंगे, रिकॉर्ड कायम करेंगे, माहौल बना दिया। और कुछ समय पहले मैंने क्या कहा था, अब देखो आज मेरी बात बदल रही। कुछ साल पहले मैं कह के गया था कि जिन रिश्तेदारों के बच्चे ना पढ़े, छुट्टियों में अपने बच्चों को उनके घर नहीं लिया, ठीक, और आपने उसका समाधान खोज लिया। आप मुझसे एडवांस चले कि अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उनको लाके अपने यहां पढ़ाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे। यही काम है सबसे। धर्म में यही है, एक दूसरे का हाथ थामना। नास्तिकता में ये नहीं है, नास्तिकता में ये नहीं आता। मैं फिरोजपुर कॉलेज से बहुत समय जुड़ा रहा, देव समाज कॉलेज लड़कियों का है, वहीं से वंशिका भी पढ़ी और बहुत बच्चे पढ़े। बहुत समय में उनके हर सेमिनार का हिस्सा भी रहा। एडिटर उनका जो टीचरों का होता कोर्स होता तो उसमें भी मैं जाता रहा। तो वहीं से एक बेटी हैदराबाद चलेगी IIT, MSc के बाद,
तो एक दिन मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा खुशप्रीत तुम्हें हैदराबाद जाके कैसा लग रहा? अब क्योंकि वो हमारे साथ मीटिंगों में बैठा करती थी, खाने में भी डिस्कशन होती थी, करी सर ये तो दुनिया ही लग गई। मैंने कहा कैसे? कह रही आप सिखा रहे थे कि एक दूसरे का हाथ थामना है, यहां तो करी ये सिखा रहे हैं जो करी मैंने अभी ताजा ताजा सीखा कि अगर जहाज बनाना है तो उसमें से कैसे कमाना है, और अगर जहाज क्रैश हो जाए तो उसमें से भी कैसे कमाना है। करी तो कमाना ही सिखा रहे हैं, इंसानी सिखा ही नहीं रहे। और उसकी अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में आज ही पढ़ के आ रहा हूं, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं लोग, अब वहां एक नया कारोबार शुरू हो। माउंट एवरेस्ट पे जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो एक सीमा पे जाके ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती, तो रेस्ट कराई जाती है, थोड़ा सा अभ्यास भी कराया जाता है, कैंप बने हुए लंगर के, वो आपको सिखाते कुछ एक्सरसाइज भी ऐसे चलना है। मगर वहां कुछ लोगों ने कारोबार खोल दिया है। अब वो आपके खाने में जिसको मीठा सोडा बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती। आपको वॉमिटिंग शुरू हुई, बहुत ऊंचाई पे आप चले गए चल के, अब वहां कार वो बस जाती नहीं है, फिर आपके लिए आएगा हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर, वो एयरलिफ्ट करेगा, फिर नीचे वाले हॉस्पिटल में लेके जाएगा, फिर आपका 4-5 लाख रुपए का बिल है केवल वॉमिटिंग। हेलीकॉप्टर से लाना है ना, तो बिल तो बनेगा ना बड़ा, लोगों को लगा बड़ी सुविधा है। अब स्कैंडल ये खुला है कि वहां के टोटल लोग, जो टूरिस्ट कंपनी, हॉस्पिटल, सारे मिलके एक स्कैम कर, ये नास्तिकता के नुकसान है। और धर्म जो धैर्य सिखाता है, जिसकी परिभाषा प्रेम में आती है, और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जो पहली रचना जो जहां उनको कहा गया आदि कवि, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, उसकी पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उम्र कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अंतर। कहां वही वो कविता, कहां वो करुणा फूटी? जब विष्णु ने तीर चलाया और 5 पक्षियों में से एक को मार गिराया और दूसरा जुदाई में रोने लगा, वहां पहला श्लोक था मां निशार प्रतिष्ठाम तवम कमा। ये पहला श्लोक सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान वहां कहते हैं, जिसमें से प्रेम शब्द को प्रमुखता से रखा गया है कि प्रेम में मगन पक्षियों को तुमने जुदाई का दुख दिया, ये पाप है, इसकी सजा तुम्हें भोगनी। तो धर्म की परिभाषा आपस में वैर विरोध नहीं है कि मस्जिद आ गई उसको देखकर गुस्से में आ जाए, चर्च दिखी तो गुस्से में आ जाए, गुरुद्वारा दिखा तो गुस्से में आ जाए, कभी 84 के हमले करें, कभी 92 के हमले करें, ये धर्म कोई नहीं। धर्म तो प्रेम है, करुणा है, जिसमें हम हर इंसान को इंसान समझते हैं, वो धर्म है। और उसी धर्म को शिक्षा आगे बढ़ाती है, मगर अब शिक्षा उसमें भी पक्षपात शुरू किया गया। मुझे यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा, शायद आप लोग दुरुस्त कर देंगे। रवीश की रिपोर्ट में एक यूनिवर्सिटी थी अमेरिका की शायद, जिसका उन्होंने स्कॉलरशिप रोक दी, मुझे याद नहीं। यूनिवर्सिटी का पूरा पैसा रोक दिया गया, ग्रांट, किस आधार पे कि आप अमेरिका के बाहर के बच्चों को ज्यादा जगह दे रहे हैं, और वो दे रहे थे अनुपात के हिसाब से कि एक भारत का बच्चा के कितनी जनसंख्या में से आ रहा है, अगर इसका 4 तो 4 सीटें इनको दो, 1 सीट पाकिस्तान वाले को दो, अफ्रीका वाले को दो, तो ऐसे दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी को लेटर निकाला गया कि आपकी ग्रांट रोक दी जाएगी, आप ये नीति बंद करो, केवल अमेरिका के बच्चों को पढ़ाओ। यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बोर्ड ने क्या पास किया? भारत की नहीं करती, भारत की यूनिवर्सिटी होती तो नहीं करती।
उन्होंने पास किया कि आपकी ग्रांट नहीं चाहिए और आपका नियम भी नहीं चाहिए, हमारा जो नियम है यही रहेगा। और उसका उन्होंने नीचे लॉजिक दिया। लॉजिक क्या था? वो करे केवल अमेरिका के बच्चे पढ़ेंगे तो इनकी नॉलेज सीमित हो जाएगी, ये कुएं के मेढक हो जाएंगे। पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ेंगे। अब आपके बीच में एक बच्चा अफ्रीका से बैठा हो तो आप पूछोगे ना कि अफ्रीका कैसा है? हमारे यहाँ 42 टेम्परेचर, आपके यहाँ कितना होता है ना? और इस गर्मी से कैसे बचते हो? 3 सवाल पूछो तो आपकी नॉलेज बढ़ गई। और वो आपसे पूछेगा, और एक बच्चा आ रहा है जहां से तेल निकल रहा है अरब कंट्री से, आप पूछोगे आपके यहाँ पानी नहीं निकलता तो कैसे करते हो? वो कह रहे ये तो हमारे बच्चों का नॉलेज को ब्राइट करता है, स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, हम पैसों के लिए से बंद नहीं करते। और ये हमें अगले सेमिनारों में ये भी करना पड़ेगा। शायद कहाँ यूनिवर्सिटी में बोले ललन जी आके, मुझे याद है कि सेमिनार में बोले हमारे, वो पहले मैंने उनको कई बार सुना तो हम आपस में बात करते थे कि ललन जी की स्पीच बहुत आला। एक दिन बोले बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई। बाद में कमरे में बैठे चाय पे तो मैंने कहा आज आपका मूड अच्छा नहीं था, जैसे आपसे मैंने कहा अपनी रात की बेरा भी थी तो यार ये सोच लिया कि हम अपने लखनऊ वाले तो बाद में बात कर लेंगे। तो मैंने कहा आपका मूड अच्छा नहीं था? करे नहीं, मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल की भाषा बोलता हूँ और बच्चों को समझ आती कि नहीं आती, तो मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। तो मैंने कहा ये आपने पास किया हमारे से, आप अपना लेवल बना के रखिए, मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि उस जगह तक लपको, कूद के पकड़ो से, लेवल नीचे करो तो हम और नीचे चल जाएंगे। ये तो करना ही नहीं है, लेवल बढ़ाना है, नीचे नहीं देना। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। तो एक शेर कह के गए थे अफरोज आलम जी, तो मैं सोचता हूं मैं भी एक जवाब दे दूं। आपने क्या कहा था? मैं कविता पढ़ी थी आपने? हाँ, तो उसमें एक मुझे भी याद आया कि उस मौज की टक्कर से साहिल भी लरसता है। मौज कहते लहर, उस मौज की टक्कर से साहिल भी लरसता है। कुछ रोज जो तूफानों के आगोश में पड़, जो तूफान से निकल के आती है ना लहर, किनारे को भी खतरा होता, रुकूंगा बचूंगा कि नहीं रहूंगा, किनारे को तोड़ देता है। तो आप संघर्ष में पलने वाले बच्चे हैं। जिस दिन आप सिर्फ डिग्रियां जुड़ गई, वो जो कहते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिस दिन वो जुड़ गई फिर आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाए। आप बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी शिकायतें मैंने की शुरू में, दोबारा दोहरा रहा हूं। समय पे आए, हमने कुछ बच्चों के नाम काटे। क्यों काटे? ये बार बार लिख के देना पड़ा तो क्यों देना पड़ा? 2 घंटे लेट शुरू, 2 घंटे वही होते तो हम सबको सुनते और किसी को चिट नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भीम, जय भीम।